Today very important topic, relation between angles in L system and C system. अब देखिए, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Consider two particles m1 and m2 in which m2 is at rest but m1 moves towards m2। जैसा कि स्कैटरिंग में हम पढ़ रहे हैं कि टारगेट आपका रेस्ट होता है और कोई पार्टिकल जाकर के उससे कोलिजन करता है। तो यहां पर भी वही चीज है कि एक m1 पार्टिकल है, मास m1 है, और एक टारगेट है जिसका मास m2 है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। ये v वेलोसिटी से जा रहा है और इसकी जीरो वेलोसिटी है, और ये इस पर जाकर के इम्पैक्ट करता है। तो बाई मोमेंटम कंजर्वेशन रूल m1v प्लस m2 जीरो इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और कोई फाइनल वेलोसिटी बनेगी उसको हमने v डैश ले लिया, फाइनल वेलोसिटी। तो कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ये होगी v डैश। ये जो भी वेलोसिटी आपकी, इसकी आपने v मानी है, इसकी आपने जीरो लिया है, ये वेलोसिटी जो मेजर की गई है वो किसी रेस्ट फ्रेम से मेजर की गई है। रेस्ट फ्रेम से मेजर की गई। क्या कि एक पार्टिकल m1 मास का v वेलोसिटी से जा रहा है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और एक m2 पार्टिकल है जो रेस्ट में है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और ये पार्टिकल इससे कोलिजन करता है, और कोलिजन करके जो फाइनल सिस्टम की वेलोसिटी बनती है वो v डैश है। और ये भी हमारी जो v डैश है वो हमारे इस रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। अब एक आता है सी फ्रेम। सी फ्रेम किसे कहते हैं? आपने कहा कि ये ए है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये बी है, रेस्ट में। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहां पर होगा। यहां पर अगर तुम एक फ्रेम मान लो, ये, तो जब ये पार्टिकल हमारा, जब ये पार्टिकल हमारा इधर की ओर मूव करता हुआ आएगा तो दोनों का जो बैलेंसिंग पॉइंट सेंटर है वो भी आगे को मूव करेगा। क्योंकि जिस समय
ए बॉडी बी बॉडी से टकरा जाएगी, उस समय सेंटर ऑफ मास यहीं पर आ जाएगा। एक बॉडी ए थी, ये टॉर्बिट था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, ये इसकी तरफ चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसकी तरफ चल रहा है, और जब इससे टकरा जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इन्हीं के सिस्टम पर आ जाएगा। तो यहां पर हमने एक फ्रेम माना है जिसका नाम दिया है सी फ्रेम। तो अब ए पार्टिकल हमारा ए वी वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है, किसके सापेक्ष? इस रेस्ट फ्रेम के सापेक्ष। तो ये जो वी वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष में होगी। मतलब ये इसकी वेलोसिटी जो वी है, क्योंकि हर वेलोसिटी किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मेजर होती है, ये मैं बीएससी लेवल पर पढ़ चुका हूँ। मतलब ईच वेलोसिटी इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राम 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो राम की वेलोसिटी हम अपने को रेस्ट में मान करके 100 किलोमीटर पर आवर बता रहे हैं। मतलब उसकी वेलोसिटी को बताने के लिए हम एक फ्रेम का काम कर रहे हैं, वो भी रेस्ट फ्रेम। तो हमारा पार्टिकल ए कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? वी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास की तरफ। किसके सापेक्ष आपने ये वी वेलोसिटी लिखा है? रेस्ट फ्रेम के सापेक्ष। अब हमको चाहिए पार्टिकल ए की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जैसे इसकी वेलोसिटी इसके सापेक्ष चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी में इसको माइनस कर दिया जाए, क्योंकि ये रेस्ट में मान रहे हो, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो वही होगी। अगर इसकी वेलोसिटी तुमने कहा सेंटर ऑफ मास हमारा वी डैश वेलोसिटी से चल रहा है, तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं बताते हैं, मेन मेन बात बताते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ए पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष v माइनस वी डैश। वी डैश क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। बी पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, बी पार्टिकल रेस्ट में है, एक्चुअल में तो रेस्ट है, रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, लेकिन सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष उसकी वेलोसिटी है 0 - v डैश। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं एक दीवार की तरफ जा रहा हूं, तो हमारी वेलोसिटी जो भी है वो रेस्ट फ्रेम के सापेक्ष है। दीवार की वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट फ्रेम के सापेक्ष है। लेकिन हमारे और दीवार का जो सेंटर ऑफ मास है वो वी वेलोसिटी से दीवार की तरफ जा रहा है, तो हमारी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष मेरी वेलोसिटी में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस होगी। दीवार की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष दीवार की वेलोसिटी में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस होगी। तो देखिए v1 डैश क्या हो गया? एक्चुअल वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। आप दूसरे पार्टिकल बी की वेलोसिटी 0 - v डैश सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब इन दोनों को अगर हम जज करें, एक की वेलोसिटी है m2v/m1 + m2 सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, और एक की वेलोसिटी है m1v/m1 + m2। इसका मतलब, चूंकि हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रेम टू फ्रेम नहीं बदलता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रेम टू फ्रेम नहीं बदलता है। आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जिसे यल फ्रेम कह रहे हैं, लेबोरेटरी फ्रेम कह रहे हैं, वो वैलिड है। तो आपका वही नियम
आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी लगेगा। तो हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम है। बिफोर कोलिजन तो इस वेलोसिटी से आ रहा है पार्टिकल, तो मोमेंटम कितना हो गया, m1 और m2 v अपान m1 प्लस m2 प्लस m2 और v2 कितना है, माइनस m1 v बटे m1 प्लस m2 माइनस इसका मतलब ये प्रोडक्ट कट गया, जीरो। मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो है। तो चूंकि नियम हमारा लागू होता है, नियम मेरा फेल नहीं हो रहा है, इसलिए आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तभी मोमेंटम आपका टोटल मोमेंटम जीरो रह पाएगा। मतलब बिफोर कोलिजन, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक देन स्पीड रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर कोलिजन बोथ पार्टिकल डेफिनेटली मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू मेक टोटल मोमेंटम जीरो आफ्टर कोलिजन। इस प्रकार से इसका फिगर अब ये बन गया। ये m1 पार्टिकल आया और ऐसे आया, और टारगेट ये आ रहा है एक्चुअली, जबकि टारगेट आ नहीं रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आ रहा है, ये आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे आफ्टर कोलिजन। तो अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा। वेलोसिटी नहीं बदलती है कोलिजन में। तो v1 डबल डैश कह दिया मैंने उसको। ये m2 वाला पार्टिकल इधर गया और m1 वाला पार्टिकल इधर गया, m2 इधर गया, m1 इधर। बस हो गया जा करके इतनी बात। ये मेरा फिगर हो गया, कहां पर हो गया, सी फ्रेम में हो गया फिगर, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहां से m1 पार्टिकल आ रहा था सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और m1 पार्टिकल ये चला गया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। यल सिस्टम में तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है, सी सिस्टम में तो इस प्रकार से एंगल आपने थीटा ले लिया। तो ये किस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास आ रहा था, वी डैश वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास वाला वी डैश वेलोसिटी से जा रहा है, और वी वन डैश ऐसे चला गया है पार्टिकल, यहाँ थीटा सी मान लिया है। तो अब आपको इसके कंपोनेंट करो, वी वन कॉस थीटा एल प्लस वी डैश इज इक्वल टू वी वन डबल डैश साइन कॉस थीटा सी। वी वन कॉस थीटा एल इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी वन डबल डैश कॉस थीटा सी, इसका इस दिशा में कंपोनेंट। इसी प्रकार आपका इस दिशा में v1 साइन थीटा एल, इसका इस दिशा में v1 डबल डैश साइन थीटा सी। आप दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan थीटा एल निकल आया, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, और यहाँ पर साइन थीटा सी अपन कॉस थीटा सी है, v1 डबल डैश का डिवाइड कर दो।
इसको गामा मान लिया है। और दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन एल सिस्टम एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन सी सिस्टम। Relation between scattering cross section in L system and in C system। अब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में रिलेशन चाहिए हमको। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, अभी मैंने एंगल ऑफ स्कैटरिंग में निकाला है, अब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रेम टू फ्रेम नहीं बदलते हैं। जैसे हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रेम टू फ्रेम नहीं बदलता है, उसी प्रकार पार्टिकल की जो संख्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उसका। एक फ्रेम में उसकी वैल्यू कुछ हो और दूसरी फ्रेम में उसकी वैल्यू कुछ हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो dn की वैल्यू l फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू dn की वैल्यू c फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और dn को लिखा जाएगा सिग्मा दिस और सिग्मा दिस। सिग्मा एल में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और सिग्मा सी में सेंटर ऑफ मास में। अब सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 2 पाई साइन थीटा डी फाइव। यहां पर ये होगी, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। अब सिग्मा थीटा एल की वैल्यू निकाल लीजिए। ये है। अब हम सिमेट्रिकल कोलिजन लेते हैं, मतलब जेड डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करते, तो हमारा फाई टर्म को हम छोड़ देते हैं, हम केवल थीटा में रखते हैं। तो ये आ गया थीटा में। तो tan थीटा एल की वैल्यू ये आ गई, या थीटा एल इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सी। इसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने। या ये फार्मूला होता है tan थीटा एल, पीछे निकाल के आए हो तो थीटा एल इज इक्वल टू दिस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी थीटा एल अपॉन डी सी। हल करके ये आया, ये आ गया हल करके। तो डी थीटा एल और डी थीटा सी ये आ गया। और दिस इज द कंप्लीट रिलेशन बिटवीन scattering cross section in L system and C system।